हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक का पाठ 3 वायु जीवन के लिए आवश्यक। जैसा कि आप पाठ के शीर्षक में ही देख पा रहे हैं कि वायु जीवन के लिए आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं कि वायु जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? क्या उपयोग है हमारे जीवन में वायु का? पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु मौजूद हैं वे अपनी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन वायु से ही लेते हैं। कहने का मतलब है कि वे वायु से ही सांस लेते हैं। जीवित रहने के लिए वायु बहुत अधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन हर जगह हम उसे महसूस कर सकते हैं। आपने रस्सी या तार पे टंगे कपड़ों को हिलते हुए देखा होगा। चलते हुए पंखे के नीचे किताबों के पन्ने को फड़फड़ाते हुए देखा होगा। आपने पेड़ों की पत्तियों को भी हिलते हुए देखा होगा। ऐसा किसके कारण हो रहा है? तो आप अभी बता पाएंगे कि ये सभी काम जो है वो वायु की सहायता से ही होते हैं और इस गतिशील वायु को ही हवा कहते हैं। हवा अपने रास्ते में आने वाली हल्की वस्तुओं को गति प्रदान करती है। आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार वायु के प्रभाव से किताब के पन्ने पलट रहे हैं। वायु हमारे जीवन को आसान बनाती है और कभी-कभी यह हमें हानि भी पहुंचा सकती है। वायु की सहायता से हम ओसाना विधि से हल्के भूसे को भारी अनकणों से अलग करते हैं। आप अपने घर में देखे होंगे कि किस तरह हम ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं अनकणों से भूसों को अलग करने के लिए। कभी-कभी तूफान आ जाता है, तेज आंधी आती है, तेज हवा चलती है और उस तेज हवा से काफ़ी घरों के छप्पर उड़ जाते हैं, पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। तो ये हमें कभी-कभी हानि भी पहुंचाती है। वायु का प्रभाव समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि वायु का क्या प्रभाव पड़ता है। आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये एक फिरकी है जिसे कागज की सहायता से बनाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, एक फिरकी बनाना है और उस फिरकी के साथ बंद कमरे में जाना है। कमरे के पंखे को बंद कर देना है। तो क्या आप फिरकी की पत्तियां घूम रही हैं? नहीं, फिरकी की पत्तियां नहीं घूम रही हैं। अब कमरे का पंखा को चला देंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि फिरकी की पत्तियां घूमने लगी हैं। या फिर हम फिरकी का डंडा पकड़ करके खुले मैदान में चले जाएंगे, फिरकी को आगे पीछे करेंगे तो हम क्या देखते हैं? फिरकी घूमने लगती है। फिरकी को घूमने में कौन मदद कर रहा है? इससे हमें पता चलता है कि हमारे चारों तरफ वायु मौजूद है और वो फिरकी को घुमाने में सहायता कर रही है। वायु हमारे हर जगह उपस्थित है। आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि पानी से भरी एक टब है जिसमें हम पहले चित्र में बॉटल को उल्टा करके
उसमें पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे चित्र में बोतल को तिरछा करके पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं। आप पहले चित्र में देख पा रहे होंगे कि पानी बोतल के अंदर नहीं जा रहा है, जबकि दूसरे चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि पानी बोतल के अंदर जा रहा है, साथ ही साथ कुछ बुलबुले भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस क्रियाकलाप को अपने घर में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बॉटल लेना है और एक पानी से भरी बाल्टी लेनी है। बॉटल को उल्टा करके सीधे बाल्टी के अंदर डाल देना है। आपको देखना है कि बॉटल के अंदर पानी जा रहा है या नहीं। तो आप देख पाएंगे कि बोतल के अंदर पानी नहीं जा रहा है। अब हमें क्या करना है, बोतल को तिरछा करना है और अब देखना है कि पानी बोतल में जा रहा है कि नहीं। तो आप देख पाएंगे कि जब बोतल को तिरछा करते हैं तो पानी उसमें जाने लगता है और बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हुए नजर आते हैं। बोतल के अंदर क्या था और बुलबुलों के रूप में क्या बाहर आ रहा है। बोतल के अंदर वायु थी। इससे यह पता चल रहा है कि बोतल खाली नहीं थी, बल्कि उसमें वायु भरी हुई थी। जब बोतल उल्टी स्थिति में थी तो पानी बोतल के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि बोतल के अंदर जो वायु भरी हुई थी उसके निकलने के लिए जगह खाली नहीं थी। परंतु जैसे ही हम बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बोतल से बाहर निकलती है। वायु के निकलने से बोतल में जो खाली स्थान बना उस भाग में पानी भर गया। इससे पता चलता है कि बोतल के अंदर वायु भरी हुई थी। इस क्रियाकलाप से हमें यह भी सीखने को मिला कि वायु स्थान घेरती है। जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो हम देखते हैं कि गुब्बारे के आकार में बदलाव हो रहा है, गुब्बारे का आकार बढ़ रहा है। इससे भी हमें यह पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायु का कोई रंग नहीं होता है और हम वायु के आर पार देख सकते हैं, इसीलिए वायु पारदर्शी होती है। आइए अब हम जानते हैं कि वायु किन किन चीज़ों से बनी है। 18वीं शताब्दी तक लोग यही सोचते थे कि वायु सिर्फ एक पदार्थ है, लेकिन बार बार प्रयोग किया गया और उस प्रयोग से यह पता चला कि वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। आइए अब हम उन मिश्रण के अवयवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित रहता है। इसे हम किस तरह से जान सकते हैं। बरसात के दिनों में आप देखे होंगे कि अगर हम कागज पर नमक खुला रख देते हैं तो क्या होता है। आप देखते होंगे कि नमक के आसपास का कागज गीला हो जाता है। कागज को गीला करने के लिए पानी कहाँ से आया? क्या पानी नमक से ही निकला? नहीं, पानी वायु से आया, जो जलवाष्प के रूप में वायु में उपस्थित था। जब वायु कोई ठंडे सतह के संपर्क में आती है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर के उस सतह पर जमा हो जाती है और जल की बूंदें सतह पर दिखाई देती है। आप अगर कभी फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल कर बाहर मेज पर रख देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि बोतल के बाहर जल की छोटी छोटी बूंदें जमा हो गई है। वायु में जो जलवाष्प उपस्थित था वह ठंडे बोतल के संपर्क में आकर के छोटी छोटी जल के बूंदों के रूप में बोतल की सतह पर जमा हो गई है। तो इससे भी आप पता कर पाएंगे, जान पाएंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित
रहता है। अब हम जानेंगे वायु में ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है? आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे 3 मोमबत्तियां हैं। पहले मोमबत्ती को छोटे गिलास से ढका गया है, दूसरे मोमबत्ती को थोड़े बड़े गिलास से ढका गया है और तीसरे मोमबत्ती को खुले में रखा गया है। आप ये क्रियाकलाप को घर में कर सकते हैं। 3 समान आकार की मोमबत्तियां लेनी है और उन्हें जला देना है। एक मोमबत्ती को छोटे गिलास से, दूसरे मोमबत्ती को बड़े गिलास से ढकना है और तीसरे मोमबत्ती को खुला रखना है। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे? जिस मोमबत्ती को छोटे गिलास से ढका गया है वह जल्दी बुझ जाती है और बड़े गिलास से ढकी मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझती है, जबकि जिस मोमबत्ती को खुला रखा गया है वह जलती ही रहती है। तो आइए जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों होता है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई वस्तु जल सकती है। तो वायु का एक अवयव है ऑक्सीजन। प्रयोग में लाए गए गिलास में वायु एक सीमित मात्रा में थी। उस गिलास के अंदर एक सीमित मात्रा में वायु थी और उस वायु से जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग मोमबत्ती द्वारा कर लिया गया और जब ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई तो वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती को चूंकि हम बड़े गिलास से ढके थे तो उसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हुआ और वह ज़्यादा देर तक जलती रही। जबकि तीसरी मोमबत्ती को हम खुले में रखे थे तो उसे हवा से ऑक्सीजन मिलती रही और वह अंत तक जलती रही। तो इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चला कि वायु में ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है जो किसी वस्तु को जलने में सहायता करती है। अब आगे हम लोग जानेंगे वायु में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। मोमबत्ती वाले क्रियाकलाप में हमने देखा कि मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग गिलास में रह जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वायु के कुछ अवयव ऐसे भी होते हैं जो जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होती है। आगे हम जानेंगे कि कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित होता है और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित होता है। नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5 भाग घेरती है। अब बताइए कि यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती है तो क्या होगा? अगर वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहेगी तो अगर एक जगह आग लग गया तो वह हर जगह फैल जाएगा और आग को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार यदि वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती है तो क्या होगा? अगर वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहेगी तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी पृथ्वी पे मौजूद हैं वे सांस नहीं ले पाएंगे और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या ऊंचाई पर जाने से वायु की मात्रा घटती है? आपको ये अनुभव होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तो हमें सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है और हमें तेजी से सांस लेना पड़ता है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे ये एक पर्वतारोही है। ये ऊंचे पर्वतों पे चढ़ते हैं और उस समय वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। इसका क्या कारण है? ये ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जा रहे हैं? जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई में जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसी कारण ये अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के
जाते हैं। अब हम जानते हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होता है। आप लोगों में से कई लोगों के घरों में जाड़ों के दिनों में लकड़ियां जलाया जाता है, आग सेका जाता है। अगर बंद कमरे में लकड़ियां जला करके अगर हम आग सेकेंगे तो ऐसे कमरे में कुछ समय बाद हमें घुटन महसूस होने लगेगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जब हम लकड़ियों को जलाते हैं, लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे में जमा होने लगती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। आप सभी जानते होंगे कि सभी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो वायुमंडल में चली जाती है। आगे हम जानते हैं वायु में धूल कणों की उपस्थिति। आप कभी अंधेरे कमरे में टॉर्च लेकर गए होंगे। आप देखे होंगे कि टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए कण क्या हैं? ये चमकते हुए कण धूल के कण हैं। इससे यह पता चलता है कि वायु में धूल कण भी उपस्थित रहते हैं। आइए इसे एक और क्रियाकलाप से हम समझने का प्रयास करेंगे। घर में धूप वाले कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और कमरे को पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खोल दीजिए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश एक पतली झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ रहा है। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सूर्य के किरणों में छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। तो अब तक आपने यह जाना कि वायु की संरचना क्या है, वायु किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अब हम जानते हैं कि वायु में उन अवयवों की कितनी मात्रा मौजूद होती है। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला करके कुल मात्रा 99% होती है, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं अन्य गैसें मौजूद होती हैं। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 79% है, ऑक्सीजन की मात्रा 20% है और बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण और अन्य गैसें होती हैं। अब हम जानते हैं कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। आपने देखा होगा कि पानी में भी बहुत सारे जीव मौजूद होते हैं। पानी में आपने मछलियों को तो देखा ही होगा। मिट्टी में भी देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं। तो वे सांस कैसे लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। आइए इसे एक क्रियाकलाप से जानने का प्रयास करते हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे एक कांच का बीकर है जिसमें मिट्टी रखी हुई है और उसमें पानी डाला जा रहा है। आप इस क्रियाकलाप को स्वयं करें। आप एक गिलास लें, उसमें मिट्टी डाल दें और उसमें थोड़े थोड़े मात्रा में पानी डालिए। आप देखेंगे कि पानी में से वायु के बुलबुले ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। ये कैसे होता है? मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है और उन कणों के बीच खाली स्थान होता है और उन खाली स्थान में वायु भरी हुई रहती है। जब जल इन छिद्रों से प्रवेश करता है तो वहाँ की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में जब ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी में
उपस्थित वायु बाहर आ जाती है और इसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो वायु की खोज में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मिट्टी के अंदर वायु नहीं मिलती है और वे सांस नहीं ले पाते हैं। सांस लेने के लिए सभी जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यदि मिट्टी में वायु नहीं रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। अब हम जानते हैं कि जो जीव पानी में रहते हैं वे ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। पानी में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। जो जीव पानी में रहते हैं वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आपने मछली का गलफड़ा देखा होगा। मछली का गलफड़ा श्वसन में उसकी सहायता करता है। अब हम जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। हम तभी से बात कर रहे हैं कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और हमें यह प्रतिदिन आवश्यक है। तो इतनी मात्रा में ऑक्सीजन हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन वायुमंडल में आ रहा है। आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी कारण हम उन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। पौधे खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन वे जितनी मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इसी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जंतु भी श्वसन क्रिया में करते हैं। इससे यह पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधे अपने भोजन बनाने की क्रिया में जो ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं उस ऑक्सीजन का उपयोग जीव जंतु अपने सांस लेने की क्रिया में कर रहे हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम जानते हैं कि वायु का क्या क्या उपयोग है। अब तक हम जान चुके हैं कि वायु सभी जीवों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कि वायु का क्या क्या उपयोग है। क्या आपने पवन चक्की का नाम सुना है या देखा है? आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यह एक पवन चक्की है। इसका क्या कार्य है? तेज हवा पवन चक्की को घुमाती है और पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने के लिए करते हैं। पवन चक्की विद्युत भी उत्पादन करती है, बिजली भी उत्पन्न करती है। वायु के अन्य कार्य। वायु का और क्या क्या कार्य है? वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे अलग अलग जगहों में बारिश हो पाती है। यह पौधों के बीजों को भी इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। यह पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ने में मदद करती है। यह अन्न कणों को भूसा से अलग करने में सहायता करती है। यह नावों को खेने में भी मदद करता है। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करता है। अब हम जानेंगे कि पेड़ पौधों का क्या महत्व है। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को देते हैं। इसीलिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस पाठ में हमने जाना कि वायु हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वायु हमारे जीवन को सहज भी बनाती है और कभी कभी यह हमारे लिए हानिकारक भी होती है। वायु के प्रभाव को हमने जाना। वायु किन किन चीज़ों से बनी है ये हमने जाना। वायु में जलवाष्प उपस्थित है, वायु में ऑक्सीजन उपस्थित है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, वायु में नाइट्रोजन उपस्थित है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है इसके बारे में भी हमने जाना।
जो जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं या जो जीव पानी में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, इसके बारे में भी हमने जाना। और अंत में हमने जाना कि वायु का क्या क्या उपयोग है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।